जय संघ शक्ति। जो आईटी सीरीज की वेबिनार, आईटी के बारे में जो वेबिनार की सीरीज चल रही है, उसमें लगातार 5-6 सप्ताहों से अपन शनिवार को किया करते हैं। तो आज नए विषय को लेकर आए हैं। विषय है वेयर डेटा वेयर हाउस क्या होता है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी तो जो टेक्निकल लोग हैं वो देंगे। शुरू करें नरसा। डेटा वेयर हाउस क्या होता है उसके बारे में बताएं, फिर उसके बारे में पूरा दीपेंद्र सिंह जी बताएंगे। हाँ नरसा। जय संस्कृति टू ऑल। तो ये मतलब पूरा विषय के बारे में तो एक साथ बताएंगे। तो लेकिन जैसे डेटा वेयर हाउसिंग में क्या होता है कि आपका बहुत बड़ा डेटा और मैनेजमेंट को चाहिए कि उसमें तो कुछ फ्रूटफुल या कोई काम की चीज़ें उसमें से निकाल के वो उसको यूज करके कुछ डिसीजंस ले सकते हैं। वो उसके चार्ट्स वगैरह बनते हैं, ग्राफ्स वगैरह बनते हैं। तो ये कुछ डेटा से रिलेटेड है। तो आज दीप सिंह जी पल्लड़ा है, उस पर बात करेंगे। वो सारी इंसाइट्स देंगे कि ये क्या चीज़ होती है, इसमें क्या क्या टूल्स यूज होते हैं इसको एनालाइज करने के लिए, इसमें कैसे लोग बाग आ सकते हैं, क्या इसका फ्यूचर है। इन सब विषयों पर, इन टॉपिक्स पर कुछ देवसा कोशिश करेंगे इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए। तो देवसा, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, तो पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दें और आप थोड़ा सा अपने बारे में भी बताएं कि आप किस लाइन में आप कैसे आए, पहले आपने क्या किया, फिर आपको क्या गाइडेंस मिली, फिर आपने कितना टाइम लगाया, और फिर आप कैसे आए। तो ओवर टू दीपसा। थैंक यू नरसा। जय संघ शक्ति। मेरा नाम दीपेंद्र सिंह, गांव पलाड़ा, जिला नागौर है और मैं आईटी में काम कर रहा हूं पिछले ऑलमोस्ट 14 ईयर से। मेरी आईटी जर्नी स्टार्ट हुई थी जब मैंने कॉलेज कंप्लीट की थी। मैंने बीटेक किया हुआ है 2005 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच से। उसके बाद में मैंने जॉब सर्च में मेरा टाइम इन्वेस्ट किया। डेटा वेयर हाउसिंग के फील्ड में मैं स्टार्टिंग से ही हूँ। ऐसा नहीं कि लास्ट अदर टाइम मैंने जंप किया है, मैंने कोडिंग ज़्यादा नहीं की है टू बी ऑनेस्ट। और इस टॉपिक के अंदर मैं बताऊंगा भी आपको कि कोडिंग की रिक्वायरमेंट कितनी है, जो कि एक फियर फैक्टर रहता है लोगों के बीच में कि हमको आईटी में आ रहे हैं तो कोडिंग जरूरी है। तो उस बारे में भी हम बात करेंगे कि कितनी कोडिंग चाहिए आपको। ऑलमोस्ट 14 ईयर हो चुके हैं। पिछले 5 या 7 साल से मैं आउट ऑफ इंडिया था। अभी वापस आया हूँ, इंडिया में हूँ अभी और आईटी फील्ड में हूँ कंटिन्यूअसली। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो मैं स्टार्ट करूंगा। उससे पहले मैं मेरी पीपीटी जो मैंने बनाई है आपको प्रेजेंट करने के लिए वो शेयर करता हूँ एंड देन वी विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर। इस प्रेजेंटेशन को मैंने बहुत सिंपल रखा है कि नॉन आईटी और आईटी वाले इसको बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे रियल वर्ल्ड से कि क्या हो रहा है हमारे सराउंडिंग। तो हम ऐसे एग्जाम्पल भी लेंगे कि आप रियल टाइम में देखेंगे कि ये क्या होता है और आईटी में इसका यूजेस कैसे है। ओके, तो मैं फुल स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ। ओके, आपके जो भी क्वेश्चन आंसर्स हो वो आई थिंक आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आप एफबी पे हैं, मेरे टीम से कोई ना कोई उनको देखेगा और हम उनका आंसर देने का कोशिश करेंगे। ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है अभी आप लोगों को? हाँ दिख रही है, आप शुरू करें। दिख रही? ओके सर, तो मैं ये स्लाइड स्टार्ट करता हूँ फ्रॉम बिगनिंग। ओके, लेट मी टेक द पॉइंटर आल्सो। ठीक है सर। सो आज का जो टॉपिक है वो हम इन 3 चीजों के बारे में बात करेंगे। डेटा वेयर हाउस, टीटीएल, इसका फुल फॉर्म में बोल देता हूं आपको अभी, लेकिन डिटेल में इसके बाद में बात करेंगे। एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड एंड देन बीआईज, बिजनेस इंटेलिजेंस। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। इसके अलावा हम जो बात करेंगे डेटा का यूजेस क्या है, डेटा गवर्नेंस क्या है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन डेटा को हम अगर रियल वर्ल्ड में या कॉमन टर्म में समझना चाहें तो डेटा क्या होता है उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। देन डेटा वेयर हाउस, देन ईटीएल, देन बीआई एंड देन हाउ वी कैन इंटर इनटू दिस फील्ड। स्कोप क्या है इसका इन फ्यूचर, अभी करंट में स्कोप क्या है इस फील्ड का और फ्यूचर में क्या रहेगा, इसमें एंट्री कैसे ले सकते हैं आपको। तो
अब आप अगर आप सिंपल तरीके से समझना चाहें डेटा और वेयर हाउस, इसको दो वर्ड में ब्रेक कर सकते हैं, डेटा प्लस वेयर हाउस। डेटा आप अपने रियल वर्ल्ड में या नॉर्मल डे टू डे लाइफ में समझते हैं। डेटा वो चीज है जो कि आपको कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन स्टोर करनी होती है। तो अगर आप मोबाइल में देखते हो तो आप देखते हैं कि मेरे पास 8 GB का सिम कार्ड है, 10 GB का है, 16 GB का है, 128 GB का सिम कार्ड है। तो वो सिम कार्ड वो एक स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंदर आप कुछ ना कुछ डेटा स्टोर करेंगे। अब वो डेटा क्या है? वो हो सकता है कि आपका कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन हो, किसी की इमेज हो, किसी की कुछ मूवीज हो, और कोई एक्सेल फाइल हो, और कुछ भी डेटा जो आपको मोबाइल जो डिवाइस है वो स्टोर करती है, तो उसको आप डेटा स्टोरेज बोलते हैं। और जो इंफॉर्मेशन उसमें जाने वाली है उसको आप डेटा बोलते हैं। सेकेंड चीज इसमें है वेयर हाउस। आप अपने सिंपल टर्म्स में देखिए, अगेन वेयर हाउस आप देखते होंगे कि वेयर हाउस किस चीज को बोलते हैं हम नॉर्मली, जहां पे हम कुछ स्टोरेज करते हैं। तो मैं एक वेरी बेसिक एग्जांपल लेने वाला हूं यहाँ पे, जो मैंने रिलेट करने के लिए कि हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला एग्जांपल है एक शू कंपनी का जो कि प्रोडक्शन करती है शूज का। तो हम देखते हैं कि डेटा फैक्ट्री में जो शू प्रोड्यूस होने वाला है, जो इसका मैन्युफैक्चरिंग है वो एक फैक्ट्री में होगा। ठीक है, फैक्ट्री में तो वो उसको सेल नहीं करेगा, उसको डेफिनेटली कहीं ना कहीं आफ्टर वंस इट गेट प्रोड्यूस्ड उसको कहीं ना कहीं उसको भेजना पड़ेगा, कहीं ना कहीं वेयरहाउस में उसको स्टोर करेगा। एंड देन फाइनली अगर वेयरहाउस में सब कुछ ठीक लगा उसको कि हाँ भाई शूज का मैन्युफैक्चरिंग ठीक है, इसमें लेसेज है, इसमें बेस बना हुआ है, इसमें प्रॉपर पॉलिश है, तो वो उसको शॉप पे ट्रांसफर करता है। तो एक डेटा भी ऐसे ही मूवमेंट करता है, जहां वो जनरेट होता है आपके लेफ्ट मोस्ट साइड में जहां फैक्ट्री होती है। मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे सिस्टम्स होते हैं, ऐसे सर्वर्स होते हैं, ऐसे डेटाबेसेस होते हैं जहां पे ये डेटा मैन्युफैक्चर होता है। देन जो मैं डेटा वेयरहाउस के बारे में बताने वाला हूँ, वहां पे ये डेटा ट्रांसफर होता है एंड देन शॉप पे जाने का मतलब उसको आप रिपोर्टिंग में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ही डेटा की जर्नी होती है जो कि मैंने एग्जांपल दी है आपको। डेटा जनरेट होता है सिस्टम में, देन वो किसी और सिस्टम में, वेयरहाउस को भी आप ऐसा मानिए कि ये भी एक डेटाबेस है, लेकिन उसकी जो फंक्शनलिटीज हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, वो डिफरेंट होगी। आपके जो लेफ्ट मोस्ट साइड में आप जो सिस्टम देखते हैं, जो सर्वर देखते हैं, जो डेटाबेस देखते हैं, उनसे इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। ठीक है, एंड देन फाइनली वही डेटा आपको दिखेगा रिपोर्ट्स में, चार्ट्स में। कैसा दिखेगा आपको वो डेटा? मैं आपको एक स्लाइड जो मैंने आज ही पेपर से ली है मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला डेटा। तो आप इसमें देखिए कि इसमें क्या किया गया है। ये फर्स्ट वाला ग्राफ दिखाया गया है, उसमें क्या है 1947 से 2020 तक कितना बदला भारत, ये आज पेपर में था। ये आप डेटा देख रहे हैं, ये 1947 का है, और ये जो आप रेड लाइन देख रहे हैं, ये जो ग्रे लाइन देख रहे हैं वो 1947 की है, जो रेड लाइन देख रहे हैं वो 2020 की है। ठीक है, तो इसमें भी क्या किया गया है, डेटा कहीं ना कहीं जनरेट किया गया था। आबादी के बारे में बात करते हैं, पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉपुलेशन जनरेट की गई थी और कैलकुलेट की गई थी। देन स्टेट वाइज पॉपुलेशन कैलकुलेट की गई थी। देन वो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन स्टोर की गई एंड देन वो इंफॉर्मेशन किसी सिस्टम में ट्रांसफर की, जहां पे आपको ऐसा एक सुंदर सा ग्राफ देखने को मिला, जो कि बहुत इजीली आप समझ सकते हैं। एक जो मैनेजमेंट होता है कंपनी में या कहीं भी, उनको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती है, उनको टेबल बाय टेबल, रो बाय रो डेटा देखने की जरूरत नहीं होती है। उनको आप ऐसा ग्राफ दिखा दें तो वो समझ जाएंगे कि हाँ भाई चल क्या रहा है मेरे कंपनी में, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, और मुझे क्या डिसीजन लेने चाहिए फ्यूचर में। ये एक दो एग्जांपल मैंने दिए हैं आपको, ये बहुत समझाने के लिए कि डेटा वेयरहाउस क्या है प्लस बीआई क्या है। अब मैं आऊंगा अगेन टॉपिक पे। तो जो मेरा पहला टॉपिक था वो था हमको समझना कि डेटा क्या होता है और उसको स्टोरेज क्या होता है और डेटा स्टोर कैसे होता है सिस्टम्स के अंदर। डेटा स्टोर होता है डेटाबेसेस के अंदर, ये आपको पता है, एक सर्वर के अंदर जहां पे आपको स्पेस मिलती है 8 GB 10 GB। अभी जो सर्वर्स आ रहे हैं वो टीबी 1 TB 2 TB पेटाबाइट जेटाबाइट है। और डेटा की जर्नी क्या है उसके बारे में ये मैंने एग्जांपल लिया है, डेटा हिस्ट्री, वर्ल्ड ऑफ डेटा, कि डेटा को स्टोर कैसे करते हैं सिस्टम्स में। ये डेटा वेयर हाउसिंग में यूज नहीं आएगा, बट जस्ट फॉर ए फन मैं आपको ये एक स्लाइड शो करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, जिसमें आप समझेंगे कि डेटा की ग्रोथ कैसे हो रही है। आज से
10 साल पहले और आज से 20 साल पहले डेटा क्या था, कितना स्टोरेज हो रहा था ऑल ओवर द वर्ल्ड, और अभी क्या हो रहा है। ठीक है, तो आप जो डेटा स्टोर करते हैं, आप चाहे मोबाइल में हो चाहे किसी सर्वर में हो, डेटा की बेसिक यूनिट या सबसे मिनिमल जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं बिट। ओके, उसको वो टर्म्स में होती है 0 और 1 में होती है। सपोज आपने कुछ नंबर भी सेव किया तो वो, और किसी वर्ड भी सेव किया तो वो 0 और 1 में होता है, जो कि हमको समझना नहीं है अभी। बट सबसे जो बेसिक यूनिट होती है वो बिट है, देन बाइट्स है। इसको अगर आप 8 बिट को मिलाएंगे तो वो 1 बाइट्स बन जाएगा, और अगर आप 1000 बाइट्स को मिलाएंगे तो 1 किलोबाइट बन जाएगा। और सबसे बेसिक जो हमको समझ में आती है गीगाबाइट या जीबी हम बोलते हैं। हमारे मोबाइल में 28 जीबी का स्पेस है, 100 जीबी का स्पेस है, तो उसको ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अगर आप बोलते हैं कि मेरे मोबाइल में 1 जीबी का स्पेस है, तो उसमें उसका मतलब हुआ कि उसमें 100 एमबी का स्पेस, 1000 एमबी का स्पेस है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करते करते फिर टेराबाइट होता है, फिर पेटाबाइट होता है, फिर एक्साबाइट होता है, फिर जेटाबाइट होता है, फिर योटाबाइट होता है। तो ये है जो डेटा को स्टोरेज करने की यूनिट होती है। इसको हमको अभी इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस समझने के लिए कि डेटा स्टोर ऐसा होता है और इनकी यूनिट्स ऐसे काम करती है। तो अब जो साइंटिस्ट या जो डेटा पे काम कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कंपनीज है वो डेटा पे काम कर रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं कि जब से कंप्यूटर बना है या उससे भी पहले जितना डेटा स्टोरेज, आज अगर आप याद करें 10 साल पहले और 20 साल पहले डेटा स्टोरेज कितना महंगा था। आपके मोबाइल में 500 MB स्पेस होती थी, 100 MB स्पेस होती थी, लेकिन आज हर किसी के मोबाइल में 58 GB और 128 GB स्पेस होती है। तो ये स्टोरेज सस्ता हुआ है, लेकिन उस समय बहुत महंगा था, बिकॉज उस समय डेटा जनरेट बहुत कम होता था। अगर आप और बेसिक में उसको समझना चाहें तो पहले जो डेटा एंट्री का काम था वो किसी ऑपरेटर के पास होता था, सबके पास में नहीं था। आज हर कोई डेटा जनरेट कर रहा है, आप अपने मोबाइल से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, ट्विटर से डेटा जनरेट कर रहे हैं। और ये जो स्टडीज है वो ये बताती है कि जो लास्ट 2 इयर्स में डेटा जनरेट हुआ है, अगर आप मान लो कि 20-25 साल में या 30 साल में डेटा जनरेट नहीं हुआ, उतना हमने लास्ट 2 इयर्स में डेटा जनरेट कर दिया है। और ये 2025 के अंदर 175 जेटाबाइट हो जाएगा। तो डेटा की ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा है। उसको मैनेज करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए ही ये सिस्टम्स बने हैं। और जो सिस्टम्स हैं जो इसको मैनेज करने के लिए बने हैं उसका नाम है बिग डेटा। बिग डेटा इस डिस्कशन का और इस सेशन का टॉपिक नहीं है, बट जस्ट आपको समझाने के लिए कि ये डेटा है, डेफिनेटली इट लुक्स बिग, तो इसका नाम हो गया बिग डेटा, इसको हैंडल करने के लिए। डेटा की इंपॉर्टेंस ये है कि आपको आपकी कंपनी क्या प्रोसेस कर रही है, क्या उसका पास्ट है, क्या उसकी ग्रोथ है, वो सारा डेटा, वो इंपॉर्टेंट चीजें, वो इंफॉर्मेशन, डेटा आप कहीं ना कहीं स्टोर करते रहिए, पर जब तक वो इंफॉर्मेशन नहीं है वो किसी कंपनी के काम की नहीं है। गूगल के पास में हजारों टीबी, हजारों पेटाबाइट डेटा पड़ा है, पर अगर आप जब गूगल सर्च करते हैं तो वो अगर आपके सर्च पे जल्दी से डेटा आए नहीं, आपके रिजल्ट नहीं आए, तो कोई मतलब नहीं डेटा का। तो ठीक है, तो वो डेटा और आपको वो डिसीजन मेकिंग में काम आता है वो डेटा। अगर आपको कंपनी की बात करें, ये तो जो हाई मैनेजमेंट है वो इस डेटा को देख के ही, इस ग्राफ्स को देख के ही, इन जो आप मैं दिखाऊंगा आपको एक, कि इनको देख के ही वो डिसाइड करता है कि हमारा कंपनी कैसे ग्रोथ कर रही है, क्या कर रही है। जो मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किया था 1 महीने पहले या 1 साल पहले, वो कैसा है। एक एग्जांपल लेते हैं HSBC बैंक का या HDFC बैंक का, कि मैंने एक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया था, मैंने एक लोन लॉन्च किया था। वो लोन कैसा कर रहा है, मैं उसका लास्ट 6 मंथ का डेटा दिखाइए मुझे, उसमें कितने नए अकाउंट खुले हैं, कितने क्लोज हुए हैं, क्या ग्रोथ है, वो सब डेटा डेटाबेस में स्टोर होता है। उस पे कुछ काम होता है, डेटा पे क्लीनिंग होती है, फिर उसको इस पे रिपोर्ट बनती है, फिर उसको हायर मैनेजमेंट को प्रेजेंट करते हैं। तो जब हायर मैनेजमेंट देखता है वो रिपोर्ट, तो वो क्विकली डिसाइड कर सकता है कि मैं इस प्रोडक्ट को कंटिन्यू करूं या इसको स्टॉप करूं या इसमें कुछ चेंजेस करूं। तो वो डेटा हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डेटा इज फ्यूचर। ये एक वर्ड भी बोला गया है कि डेटा ही फ्यूचर है सबका, मतलब आईटी में डेटा ही फ्यूचर है सबका। अगर आपको पता नहीं है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, तो आप ना तो आप डिसाइड कर सकते हैं, ना आप कुछ नया उसमें लॉन्च कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि पहले स्ट्रक्चर डेटा खूब होता था, अब आजकल अनस्ट्रक्चर डेटा, लाइक
अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मींस आपके फेसबुक पे आपने कोई पोस्ट डाली, आपने कुछ लिखा, आपने कुछ ट्वीट किया, आपने व्हाट्सएप पे कुछ लिखा, तो इनका भी एनालिसिस होता है। आपने फेसबुक पे एक आपकी स्टोरी लिख दी कि आज मैं वहां गया, मैंने इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, या मैंने और कुछ इस प्रोडक्ट को खरीदा। आपने अगर आप सिंपल वर्ड में लिखते हैं तो उसका भी यूज करते हैं कंपनीज, गूगल या जो भी कंपनी उस डेटा को स्टोर कर रही है वो उसको भी यूज करती है, उससे भी एनालिसिस करती है। आप ऐसा नहीं मान ली कि आपकी पोस्ट ओनली आपके फ्रेंड्स के लिए तक ही सीमित है, उस डेटा पे भी एनालिसिस होता है, ठीक है। बट फ्यूचर में क्या होगा कि वो डेटा ज्यादा होगा, ना कि स्ट्रक्चर्ड डेटा। सो मैंने दिखाया कि 20% डेटा स्ट्रक्चर्ड है, 80% डेटा अनस्ट्रक्चर्ड है। तो ये जो मैंने स्लाइड बनाई थी वो डेटा के लिए है कि आपको अवेयर करने के लिए डेटा क्या है और कितना इंपॉर्टेंट है डेटा और कितना बिग है डेटा। अब आते हैं डेटा वेयरहाउस पे। तो अगर मैं इसकी एक टर्म यूज करूं कि ETJ डेटाबेस, अगेन वो डेटाबेस ही है। आप डेटाबेस अगर समझते हैं आईटी के अंदर, डेटाबेस में जहां डेटा स्टोर करते हैं टेबल्स के फॉर्मेट में, आपको कुछ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज कि आपने कुछ एक्सेल ली, सपोज ये आपके पास में एक एक्सेल है, आई थिंक वो मैंने क्लोज कर दिया एक्सेल, बट आपके पास में एक एक्सेल है जिसमें आपके पास में कॉलम का नाम है A है, B है, C है, और इसमें कुछ इंफॉर्मेशन आपने स्टोर कर रखी है, ठीक है। मैं गूगल पे आपको शो करूंगा ये। तो वो इंफॉर्मेशन जहां पे जाके स्टोर होती है, ओके। अब आप जब इसको टेबल और रो टेबल फॉर्मेट में आप जब आप स्टोर करते हैं तो ये इंफॉर्मेशन डेटाबेस में स्टोर होती है, ठीक है। तो डेटा वेयरहाउस भी डेटाबेस है जहां पे आपको डेटा मिलेगा, बट उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। तो प्रॉपर्टीज डिफरेंट कैसे होगी कि वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा। इट इज डेटाबेस व्हिच इज सब्जेक्ट ओरिएंटेड, वो सब्जेक्ट वाइज होगा। लाइक मेरे पास सेल्स का डेटा है, मेरे पास मार्केटिंग का डेटा है, मेरे पास रेवेन्यू का डेटा है, मेरे पास फाइनेंस का डेटा है। तो वो जो डेटा हम स्टोर करेंगे डेटा वेयरहाउस के अंदर वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा, वो सब्जेक्ट वाइज होगा, ठीक है। इंटीग्रेटेड होगा। इंटीग्रेटेड मींस आपने मल्टीपल सिस्टम से डेटा लिया, ओके। इसके लिए मैं एक स्लाइड यूज करना चाहूंगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए किसी भी कंपनी में आप अगर आप उसका बैकएंड स्ट्रक्चर देखेंगे आईटी का, तो आपको वहां पे ऑपरेशनल सिस्टम दिखेंगे। ऑपरेशनल सिस्टम्स भी जहां पे वो डेटा स्टोर करते हैं। लाइक कि एक कंपनी का एग्जांपल लेते हैं हम, रिलायंस स्मार्ट और रिलायंस बिग बाजार और बिग बाजार। तो बिग बाजार के एम्प्लॉयज की सारी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं स्टोर होती होगी। इस एम्प्लॉय का नाम क्या है, इसकी सैलरी क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है। देन आज उन्होंने बिग बाजार ने हर प्रोडक्ट को कितना सेल किया, प्रोडक्ट का नाम होगा, प्रोडक्ट कैटेगरी होगी, कितना सेल हुआ, ठीक है। ऐसे ही जो एम्प्लॉयज हैं उनका ERP सिस्टम, ओके, वो सिस्टम होगा जहां पे हम सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रखते हैं। सैलरी क्या है, प्रॉफिट क्या है कंपनी का, लॉस क्या है कंपनी का। देन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये टूल्स हैं जो कि आपको ERP और ट्रांजैक्शनल सिस्टम्स बोले जाते हैं। इनके बेसिस पे ही कंपनी रन करती है। एक मैं चीज बहुत क्लियरली बोलूंगा यहाँ पे, डेटा वेयरहाउस आपको कंपनी को रन करने के लिए काम नहीं आता है। आपको कंपनी को रन करने के लिए ये जो सिस्टम्स हैं लेफ्ट मोस्ट साइड में, ये काम आते हैं। अगर ये डाउन है तो आपकी कंपनी डाउन है। डेटा वेयरहाउस आपको मैनेजमेंट डिसीजन लेने के काम हेल्प करता है, ठीक है। आपको क्लियर है चीज? डेटा वेयरहाउस डेटाबेस है, उसमें डेटा है, बट वो आपके मैनेजमेंट को, जो आप दिख रहे हैं राइट मोस्ट साइड में देख रहे हैं आपको, ओलैप एनालिसिस, रिपोर्टिंग, डेटा माइनिंग, तो हायर मैनेजमेंट है, वो उस डेटा को रीड करके कुछ डिसीजन ले सकता है। आज नहीं तो कल ले सकता है, कल नहीं तो परसों ले सकता है। पर ऐसा नहीं कि अगर ये डेटा वेयरहाउस डाउन हो गया तो वो कंपनी उसको बंद हो जाएगी या उसका ट्रांजैक्शन रुक जाएगी, उसकी सेल्स रुक जाएगी। बट अगर ये सिस्टम्स में जो दिखा रहा हूँ आपको लेफ्ट मोस्ट साइड में, अगर ये डाउन हो गया, लेट्स से आपका बैंक का है, HDFC बैंक का एटीएम का जो एटीएम के बीच बैकएंड में जो सिस्टम्स वो डाउन हो गया, तो आपका HDFC बैंक का जो वर्क वो बंद हो जाएगा। समझ रहे आप कि वो काम करना बंद हो गया। अब जब तक वो सिस्टम को ठीक नहीं करते, कोई भी उस बैंक को या उस एटीएम को या उस अकाउंट को यूज नहीं कर सकता। ये सिस्टम्स ये बिजनेस को रन करते हैं। डेटा वेयरहाउस बिजनेस को रन नहीं करता, वो आपको एनालिसिस के काम आता है, ठीक है। वापस से आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। इंटीग्रेटेड मींस हमने
डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम से डेटा लिया, हमने ऑपरेशन सिस्टम से डेटा लिया, हमने ईआरपी से डेटा लिया, हमने सीआरएम से डेटा लिया, हमने फ्लैट फाइल, मतलब आपके डेटा कहीं और कहीं भी स्टोर होता हो, आपके सिस्टम्स के अलावा कोई आपको इनपुट ऐसा आता हो जिसमें डेटा फ्लैट फाइल में कोई देता हो आपको। फ्लैट फाइल मींस एक्सेल, सीएसवी। आप एक प्रोसेस यूज करेंगे जिसको बोलेंगे हम ईटीएल। इसके डिटेल में समझेंगे क्या होता है ईटीएल। वो आप एक प्रोसेस यूज करेंगे एंड देन वो डेटा, इन सब का डेटा मिला के, नॉट एवरीथिंग जो यहाँ पे रखा है वो सारा का सारा आपको नहीं चाहिए। मैनेजमेंट को सारे का सारा डेटा नहीं चाहिए डिसीजन लेने के लिए या उनको कुछ रिपोर्ट बनाने के लिए। उनको कुछ डेटा चाहिए जो के लिए उनको इम्पोर्टेंट है, तो वो चीजें हम यहाँ पे ईटीएल में डिफाइन कर देंगे कि हमें भैया यहाँ से क्या चाहिए। हमें यहाँ से एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन चाहिए, यहाँ से हमें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए, यहाँ से हमें मार्केटिंग की इन्फॉर्मेशन चाहिए, और यहाँ से हमें और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो डेटा यहाँ ईटीएल के थ्रू, ये एक ईटीएल एक प्रोसेस है, उसके थ्रू डेटा वेयरहाउस में आता है, यहाँ पे ये रखा जाता है, देन उसको रिपोर्टिंग होती है उसके ऊपर। अब मैं सटावा मूव कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। टाइम वेरिएंट। अब टाइम वेरिएंट का मीनिंग होता है कि जो डेटा वहां पे रखा गया है वो एक बिगर टाइम पीरियड का होगा, क्योंकि इसमें इस ईयर का डेटा भी होगा, पिछले ईयर का भी होगा, और उससे पिछले का भी होगा। जितना डेटा हमने स्टोर किया है वो ईयर वाइज या मंथ वाइज और डे वाइज आप डेटा स्टोर कर सकते हैं उसमें। एंड नॉन वॉलेटाइल। डेटा वेयरहाउसिंग की एक खूबी होती है कि आप इसमें डेटा ज्यादा मॉडिफाई नहीं कर सकते। अदरवाइज क्या होगा कि आपने ट्रांजैक्शन तो की कुछ भी, आपने अपने सिस्टम्स में कुछ भी सेल्स की, लेकिन आपने डेटा वेयरहाउस में लाके उसको मॉडिफाई कर दिया, और मॉडिफाई डेटा ये आपने रिपोर्टिंग में अपने हायर मैनेजमेंट को दिखा दिया, विच इज टोटली रॉन्ग। आप कुछ मैनिपुलेशन डेटा से नहीं करते हैं डेटा वेयरहाउस के अंदर, ठीक है। क्लीनिंग कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लीनिंग मैं बताऊंगा क्या होता है क्लीनिंग के बारे में, ईटीएल में आता है ये सारी चीजें। आप डेटा पे कुछ मॉडिफिकेशन, उस पे कुछ क्लीनिंग कर सकते हैं, बट उसको ज्यादा डेटा वेयरहाउस में आने के बाद में उसको मॉडिफाई नहीं करते, क्योंकि अदरवाइज आप, इट मींस यू आर प्रेजेंटिंग ए रॉन्ग पिक्चर टू हायर मैनेजमेंट, ठीक है। ये इसकी चार प्रॉपर्टीज हैं। देन अगेन डेफिनेशन से, इट्स अ डेटाबेस व्हिच इज सब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटीग्रेटेड, टाइम वेरिएंट एंड नॉन वोलेटाइल कलेक्शन ऑफ डेटा इन सपोर्ट ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डेटा वेयरहाउस का जो मेन यूज है वो है कि डेटा को हम कलेक्ट करें डिफरेंट सोर्सेस से, उसको क्लीन करें, उसको लिटिल बिट मॉडिफाई जितना हमको चाहिए। जैसे किसी का नाम, अगर आप एग्जांपल लें कि आपके पास 3 सिस्टम्स हैं बैकएंड में, तीनों में कोई मेरा नाम दीपेंद्र स्टोर कर रहा है, कोई डी सिंह लिख रहा है, कोई दीप सिंह लिख रहा है। डेटा एंट्री करते वक्त डेटा ऑपरेटर कुछ भी गलती कर सकता है, पर वो डेटा जब हायर मैनेजमेंट के पास जाना चाहिए तो एटलीस्ट वो यूनिक डेटा हो। कोई डेट की फॉर्मेट को मंथ DD MM YY लिखता है मंथ की फॉर्मेट को, कोई मंथ को पहले लिखता है, कोई ईयर को पहले लिखता है। बट हम जब डेटा वेयरहाउस में डेटा स्टोर करते हैं तो डेटा यूनिक होना चाहिए एटलीस्ट, ओके। अब इसका यूज क्या है? कंसिस्टेंसी। मैंने बोला कि अगर डेटा डिफरेंट सिस्टम से डेटा आ रहा है तो वो डेटा यूनिक दिखना चाहिए। अगर एक एग्जांपल में वापस यहाँ मूव हो रहा हूँ, ऑपरेशनल सिस्टम में डेटा डेट फॉर्मेट होती है DD MM YY, ERP में डेटा स्टोर करते हैं YY MM DD, और CRM में सपोज आप लिखते हैं 01 MON YY। डेटा आप जब आप डेटा वेयरहाउस में स्टोर करते हैं तो एटलीस्ट ये यूनिक होना चाहिए, ओके, कंसिस्टेंट होना चाहिए डेटा। तो वो चीजें हम ETL में करते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म एंड एक्यूरेट डेटा, डेटा गार्बेज वैल्यूज नहीं आनी चाहिए उसमें। इससे क्या होता है कि रिड्यूस रिस्क ऑफ एरर। अगर आपने डेट फॉर्मेट अलग अलग किया और आपने जब रिपोर्ट आप रन कर रहे हैं किसी डेट रेंज के लिए तो आपको डेटा करेक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि आपने जो कुछ सिस्टम से डेटा आया वो अलग फॉर्मेट में था, तो कुछ डेटा का आपको उसमें नहीं रहेगा। कंसोलिडेटेड डेटा मींस हमने डिफरेंट सिस्टम से डेटा कलेक्ट किया, अब वो डेटा हमारे पास डेटा वेयरहाउस में है जहां से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इससे क्या है कि डेटा का यूजेबिलिटी अच्छी हो गई, वो यूनिफॉर्म डेटा है, करेक्ट। सॉरी मैं अगेन आगे पीछे मूव हो रहा हूँ, मुझे इन दोनों को स्लाइड्स को एक साथ रखनी चाहिए थी। अगेन नेक्स्ट पॉइंट इज स्टोर हिस्टोरिकल डेटा, ओके। मैंने बताया कि लास्ट ईयर मैंने क्या सेल्स की, उससे पिछले साल मैंने क्या सेल्स की। लेट्स एग्जांपल लेते हैं कि एक HDFC ने एक कार्ड लॉन्च किया और एक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया नया वाला। अब हर जो लोग उस सेविंग अकाउंट को लेते हैं उसकी इंफॉर्मेशन उनके सिस्टम्स में जाती है, ठीक है।
तो पिछले मंथ कितने सेविंग अकाउंट खुले, इस मंथ कितने सेविंग अकाउंट खुले, अगर वो डेटा आपको एक जगह दिखने को मिले तो वो हायर मैनेजमेंट के लिए बेटर होगा, ना कि वो हर मंथ में जाके हर मंथ का डेटा जाके देखे कि भैया इस महीने में कितने अकाउंट ओपन हुए हैं। तो इसमें हिस्टोरिकल डेटा स्टोर होता है फॉर इवोल्यूशन कि आप क्या कर रहे हैं। डेटा वेयरहाउस के अदर नेम्स होते हैं, अगर इस इंडस्ट्री में आएंगे कभी फ्यूचर में या इंटरेस्ट रखते हैं तो आप ये नाम भी सुनेंगे इसके, DSS डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एक्सटेंडेड इंटीग्रेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, BI सॉल्यूशन और एनालिटिक्स एप्लीकेशन, ये सारे नाम एक से हैं, ठीक है। अब दो चीज मैं टाइम देख लेता हूँ एक बार, वी गुड डिफरेंस। ओके, सो OLTP एंड OLAP जो मेन सिस्टम्स को बता रहा था आपको, मैं एक बार वापस जाऊंगा। जो आपके लेफ्ट मोस्ट साइड में जो सिस्टम्स हैं आप देख रहे हो, ऑपरेशनल सिस्टम्स, ERP, CRM, फ्लैट फाइल्स, इनको बोलते हैं OLTP, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग बिकॉज मैंने बताया कि इनमें जो डेटा एंट्री आती है वो ऑनलाइन आती है। जैसे आपका ATM है, जैसे आपका बिग बाजार का स्टोर है, जैसे आप कोई अपने ATM से पैसे विड्रॉ करते हैं तो वो डेटा आप देखते होंगे मिली सेकेंड में वो इंफॉर्मेशन जाती है आपके बैंक अकाउंट में, चेक करती है कि इनके पास में कितना अमाउंट है इनके सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में, एंड देन इट अलाउज यू टू विड्रॉ मनी। आप देख रहे हैं कितने फास्ट डेटा हो रहा है, तो ऑनलाइन है वो डेटा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, ट्रांजैक्शंस हो रही है वहां पे आपको, ठीक है। बट जो डेटा हम डेटा वेयरहाउस में बनाते हैं वो डेटा ट्रांजैक्शन के लिए नहीं होता है, वो है ऑनलाइन, उसका नाम है OLAP, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, वो एनालिसिस के काम आता है डेटा। तो इसको क्लियरली समझ लीजिए, लेफ्ट साइड में है वो है OLTP और जो आपके राइट साइड में है जो डेटा वेयरहाउस में डेटा आता है वो है OLAP फॉर्मेट में। इन दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है जो मैंने बताई थी आपको इन बिटवीन, मैं वापस से उनको रिपीट करूंगा एक बार, ठीक है। तो इसमें एक बार अपन डिफरेंस देख लेते हैं, क्या डिफरेंस होता है OLTP में OLAP में, ठीक है। बिग लिस्ट है ये, बट मैं 2-4 पॉइंट ही कवर करूंगा इसमें से कि क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। ओके, सो प्रोसेस वाइज OLTP में जो डेटा होता है इट इज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, इट मैनेज डेटाबेस मॉडिफिकेशन। तो आप देखा कि आपने पैसा विड्रॉ किया तो वो आपके डेटा में से आपके अकाउंट में से पैसा कम हो गया, माइनस हो गया, अगर आपने कुछ पैसा आपने सबमिट किया है तो वो उसमें ऐड हो जाएगा। तो डेटा मैनेज मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं वहां पे, बट यहाँ पे जो डेटा आता है हमारे डेटा वेयरहाउस के अंदर वो ओनली एनालिसिस के पर्पस के लिए होता है, उसमें ना ट्रांजैक्शंस होती है, उसको यूज करके आप कोई ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते। वो सिस्टम्स जो OLAP सिस्टम, OLTP सिस्टम्स हैं वो आउटसाइड वर्ल्ड के लिए होता है, OLAP सिस्टम्स होता है वो ओनली हायर मैनेजमेंट या इंटर कंपनी यूजेस के लिए होता है। इससे रिपोर्ट बनती है, उससे डिसीजन ले सकते हैं आप, ठीक। इसमें आप देखते हैं कि इसमें शॉर्ट ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती है, बट इसमें जो डेटा होता है वो लार्ज वॉल्यूम का होता है। मैंने बोला ना कि हिस्टोरिकल डेटा होता है इसके अंदर, बट जो ट्रांजैक्शन सिस्टम्स होता है उसमें हिस्टोरिकल डेटा नहीं होता है। उसमें तो आपका जो करंट अकाउंट का क्या अमाउंट है, ऐसा नहीं कि आपने 20 अकाउंट का डेटा देख रहे हैं आप। दिस इज यूज ट्रेडिशनल DBMS, यूज डेटा वेयरहाउस, ओके। इसमें मैंने बोला कि आपका इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ऑपरेशंस होते हैं। अगर आप SQL समझते हैं तो ये ऑपरेशंस आप OLTP पे कर सकते हैं, बट इसमें मोस्टली सिलेक्ट ऑपरेशन, सिलेक्ट मींस मैंने कहा था कि ओनली आप देखते हैं कि भाई डेटा वेयरहाउस में डेटा आया है वो कैसा दिख रहा है, उस पर रिपोर्ट बनाते हैं, एनालिसिस के लिए काम आती है, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट हैं कि इसमें सोर्स मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि उसमें जो लेफ्ट साइड में आपको जो पिक्चर में सारे सोर्स दिख रहे हैं, और OLAP में जो सोर्स होता है वो हमारा डेटा वेयरहाउस होता है जहां हमने मल्टीपल सोर्सेज से डेटा लिया है। अब ये एक बेसिक डिफरेंस आपको समझना चाहिए OLTP एंड OLAP का, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। एक बार पॉइंट वापस दे लेता हूँ। OLTP एंड OLAP का डिफरेंस आपको मैंने समझाया अभी। OLTP मींस ट्रांजैक्शन सिस्टम्स, OLAP मींस एनालिटिकल सिस्टम्स, ओके, जो कि हमारे डेटा वेयरहाउस में। तो हमारे डेटा वेयरहाउस की अगर हम बात करें तो वो OLAP सिस्टम होता है, वो OLTP नहीं होता है, ओके, ठीक है। अब इसमें जो
डेटा वेयर हाउस आप कहीं भी बना सकते हैं। अगर आप डेटाबेस समझते हैं तो आप ओरेकल में डेटा वेयर हाउस बना सकते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट का जो सिक्वल सर्वर है वहां पे आप डेटाबेस बना सकते हैं। बट अभी जो मार्केट में जो हिट कर रहे हैं, जो क्लाउड, ओके, आपने अगर आप क्लाउड टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो ये जो AWS में एक रेडशिफ्ट एप्लीकेशन है वो डेटा वेयर हाउस है, स्नोफ्लेक डेटा वेयर हाउस है, गूगल क्लाउड में एक बिग क्वेरी डेटा वेयर हाउस है। ये सारे OLAP सिस्टम्स हैं, डेटा वेयर हाउस सिस्टम्स हैं, जो कि मार्केट में पॉपुलर है राइट नाउ, और आगे फ्यूचर में भी इनमें से ही कोई अच्छा नाम करेगा। आई थिंक सारे ही पॉपुलर हैं ये भी, बट एज पर योर करंट स्कोप और जॉब यू कैन गो टू एनी फील्ड राइट नाउ। अब जो ये डेटा वेयर हाउस के बारे में था, अगर आप लोगों को समझ में आया हो, टाइम के हिसाब से मुझे नेक्स्ट टॉपिक पे मूव होना चाहिए। ये OLTP एंड OLAP का डिफरेंसेस था, वो मैं आपको बता चुका हूँ, और मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा अगर किसी को चाहिए तो डिटेल में। ये डायग्राम हम समझ चुके हैं डिटेल में, ठीक है, 1 मिनट में, ठीक है। ये डायग्राम हम सब समझ चुके हैं। इधर लेफ्ट साइड में सिस्टम्स देख रहे हैं आप, वो है ट्रांजैक्शन सिस्टम्स, राइट साइड में है वो है एनालिटिक्स सिस्टम्स, और जो बीच में आपको ये बॉक्स दिख रहा है वो डेटा वेयर हाउस है, जिसको आपने फिल किया है ETL की हेल्प से। अब आते हैं ETL क्या होता है, ठीक है। तो ETL के बारे में, जो ETL या उसको ELT बोल सकते हैं, अभी डिटेल कोई फर्क नहीं है, बेसिक अगर आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं तो कोई फर्क नहीं है। अगर आप टेक्नोलॉजी वाइज जाते हैं तो थोड़ा बहुत फर्क है इनमें, ETL में और ELT में, नाम सेम है। तो एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड क्या करते हैं आप? सोर्स, मैंने ये वापस से लूंगा, आप यहाँ सोर्स में, यहाँ पे सोर्स मेरा क्या है? सोर्स है मेरा ऑपरेशनल सिस्टम्स, ERP, CRM, फ्लैट फाइल्स, ये मेरा सोर्स है। मेरा टारगेट हो गया ये वाला डेटा वेयर हाउस। तो आप सोर्स से डेटा लेते हैं, वहां से डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, मैंने कहा था लिटिल बिट क्लींस करते हैं उसको, क्लीनिंग करते हैं उसके ऊपर, जैसे कि डेट को यूनिक फॉर्मेट में लाते हैं। कोई फील्ड पूरी तरीके, सपोज आपने इंडिया की कोई, अगर आप डेटा एंट्री की बात करते हैं तो किसी ने IND लिख दिया इंडिया के लिए, किसी ने इंडिया की फुल फॉर्म INDI कैपिटल में लिख दिया, किसी ने स्मॉल में लिख दिया, तो उसको क्लींस करते हैं। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए उसमें, समरी, आपको उसको एग्रीगेशन करना है, समरी करनी है, एंड देन उसको लोड करते हैं अगेन यहाँ पे डेटा वेयर हाउस के अंदर। सो इसकी डेफिनेशन भी ये बोलती है, इन ए इंटीग्रेशन वर्ल्ड द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मींस गैदरिंग द डेटा फ्रॉम डिफरेंट सिस्टम, द डेटा फ्रॉम डिफरेंट सिस्टम, ट्रांसफॉर्मिंग एंड लोडिंग इनटू डेटाबेस इज नोन एज ETL प्रोसेस। ओके, ये वाले जो स्टेप दिख रही है आपको, यहाँ पे क्या कर रहा है? डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है, अंदर लोड कर रहा है, कहाँ पे? डेटा वेयर हाउस के अंदर, जो कि अगेन एक डेटाबेस है। हमने डेटाबेस से ही एक्सट्रैक्ट किया, इन बिटवीन हमने उसको ट्रांसफॉर्म किया, और अगेन हमने उसको डेटाबेस में लोड कर दिया। बट नाउ उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, उसकी फंक्शनलिटी डिफरेंट है, उसका यूजेस डिफरेंट है, ठीक है, और उसके यूजर्स डिफरेंट है, उसके यूजर्स भी डिफरेंट है। मैंने कहा था कि ये ओनली हायर मैनेजमेंट के लिए, या कंपनी में किसी को एनालिसिस करना हो कि क्या प्रोसेस चल रहा है, किसी को प्रेडिक्शन करनी हो, उसको ETL को आपको अगर आप रन करना है तो क्या करना चाहिए? आपको ऑडिट योर सोर्स डेटा। आपके जो सोर्सेज में डेटा है वो कैसा है, मतलब किसी में डेटा स्टोर होता है डे लेवल पे, किसी में होता है मंथ लेवल पे। तो अगर आपको डेटा इंटीग्रेट करना है, डिफरेंट सोर्स सिस्टम्स से आपको डेटा इंटीग्रेट करना है, तो आपको डेटा को, सोर्स को समझना पड़ेगा डेटा के, ठीक है, उसमें टेबल्स कितनी है, कौन सा सिस्टम्स में है, मेरे पास कनेक्टर है कि नहीं है उसको। दूसरा है डिटरमाइन फ्रीक्वेंसी, उसको आपको, उसकी आपको फ्रीक्वेंसी समझनी पड़ेगी कि आपको कितने टाइम पे आपको डेटा चाहिए। वो कुछ रिपोर्टिंग होती है वो डेली होती है, कुछ रिपोर्टिंग होती है जो मंथली होती है। आई थिंक जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है वो कुछ रिपोर्टिंग मंथली होती है, कुछ क्वार्टरली होती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी बेसिस पे आप उसको डेटा को वहां से एक्सट्रैक्ट करेंगे। नाउ इंक्रीमेंटल और फुल एक्सट्रैक्ट, ये सारे ETL के बहुत अच्छे टर्म्स हैं जो आपको, अगर आप इंटरव्यू दें या आप ETL को समझें तो आपको यूज आते हैं। इंक्रीमेंटल और फुल एक्सट्रैक्ट। फुल एक्सट्रैक्ट मींस क्या, कि आपने फर्स्ट टाइम डेटा वेयर हाउस बनाना चाहा, आपने फर्स्ट टाइम जो राइट मोस्ट पिक्चर है वहां पे डेटा लोड करना चाहा।
इसका मतलब आप फुल एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, एक्सट्रैक्ट मींस फुल डेटा लेना चाह रहे हैं OLTP सिस्टम से, आप लेफ्ट से राइट फुल डेटा लोड करना चाह रहे हैं विदाउट एनी फिल्टर। फिल्टर होगा बट वेरी मिनिमल, इंक्रीमेंटल। सपोज आपने डे 1 पे सपोज आपके पास में 1 महीने का डेटा रखा हुआ था OLTP सिस्टम्स में। सपोज मैं एक सिस्टम का एग्जांपल लेता हूँ, ERP सिस्टम्स में, इसमें डेटा रखा हुआ था 1 या 2 महीने का या 1 साल का। आपने जब फर्स्ट लोड चलाया, फर्स्ट लोड मींस आपने जब फर्स्ट टाइम ये ETL प्रोसेस चलाया, आप डेटा लेके आ गए डेटा वेयर हाउस के अंदर, 1 साल का या 1 मंथ का जो डेटा आपके पास में था, उसको बोलेंगे आप फुल लोड। फर्स्ट टाइम आपने लोड किया तो फुल लोड हो गया। बट अब आप नेक्स्ट डे सपोज आपको वहां पे कुछ ट्रांजेक्शन हुई ERP सिस्टम्स में, आज 15 अगस्त के अंदर कोई जो कल डेटा जो लेके आए थे वो 14 अगस्त तक का था, वो आपने डेटा वेयर हाउस में लोड कर लिया। अब आप नेक्स्ट डे 15 अगस्त को कोई ट्रांजेक्शन हुई, वो आपको लेके आनी है यहाँ पे। तो उस प्रोसेस को जो आप बोलोगे कि 1 दिन की जो ट्रांजेक्शन है या 1 घंटे की जो ट्रांजेक्शन है, उसको आप बोलोगे इंक्रीमेंटल लोड, क्योंकि आप वापस से सारा डेटा लोड नहीं करोगे। 14 अगस्त तक का डेटा आपने लोड कर लिया पहले। अब आज शाम को जो आप ETL प्रोसेस चलाओगे या ETL जॉब चलाओगे, तो आप 1 दिन का डेटा लेके आओगे इसके अंदर, ठीक है। ट्रांसफॉर्म क्लींस वेरेवर पॉसिबल, लोड इन टारगेट डेटाबेस। यूजेस आते हैं डेटा माइग्रेशन की, डेटा इंटीग्रेशन के लिए आते हैं, ठीक है। इसमें जो अभी टूल यूज हो रहे हैं वो है इन्फॉर्मेटिका, IBM डेटा स्टेज, Oracle डेटा इंटीग्रेटर एंड माइक्रोसॉफ्ट SSIS। और बहुत भी टूल हैं, ओपन सोर्स हैं, कुछ टूल्स फ्री भी होते हैं, कुछ टूल्स पेड होते हैं, कुछ टूल्स फ्री होते हैं 1 मंथ के लिए, देन उनको आपको पेड में कन्वर्ट करना होता है। अगेन मैं बोलूँ क्लाउड के लिए, मैंने डेटा वेयर हाउस में भी बोला कि कौन मार्केट लीडर है। अगर आप ETL के लिए मार्केट में देखें कि क्लाउड में कौन कौन अभी काम कर रहा है, तो AWS के अंदर एक टूल है ग्लू। Azure अगर एक क्लाउड प्रोवाइडर है, उसका एक एप्लीकेशन या सर्विस का नाम है Azure Data Factory। GCP मींस गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, उनका जो सर्विस है उसका नाम है डेटा फ्लो एंड देन टैलेंट। तो ये है ETL यूज होता है डेटा वेयर हाउस को बिल्ड करने के लिए, डेटा माइग्रेशन के लिए, डेटा इंटीग्रेशन के लिए। जो मैंने यूजेस बोले हैं, फर्स्ट है डेटा वेयर हाउस को बिल्ड करने के लिए है, और उसके अदर मल्टीपल जो यूजेस हैं वो है डेटा माइग्रेशन के लिए। आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, तो आप ETL एप्लीकेशन यूज करेंगे। डेटा इंटीग्रेट कर रहे हैं मल्टीपल सिस्टम्स में, तो आप ETL यूज करेंगे, ठीक है। अब लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। जो थर्ड टॉपिक था अपने डिस्कशन का, हमने डेटा वेयर हाउस डिस्कस कर लिया, हमने ETL डिस्कस कर लिया। द लास्ट पीस ऑफ डिस्कशन इज अराउंड बिजनेस इंटेलिजेंस। इसको आप समझते हैं इजीली वे में। बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होता है कि कंपनीज मार्केटिंग में पैसा खर्च करती है, जब वो किसी प्रोडक्ट को मार्केट में उतारती है, उसमें सेल्स में खर्च करती है, उसके एड्स देती है, टीवी में देखते हैं आप, रोड्स पे देखते हैं। तो वो क्या हो रहा है कि टाइम टू टाइम वो इतना पैसा खर्च हो रहा है कि उसका आउटपुट आता है, मैं नहीं बोल रहा नहीं आता, बट उसका अदर साइड देखें कि अगर वो हाई मैनेजमेंट है, अगर वो समझ पाए कि मेरा डेटा, मेरा प्रोडक्ट लास्ट 1 मंथ में कैसा चल रहा है, तो वो बेटर डिसीजन ले सकते हैं और वो बेटर आउटपुट दे सकते हैं, ठीक है। तो अगेन मैंने इसका एक सिंपल डेफिनेशन है, इट इज रिपोर्टिंग एप्लीकेशन फॉर हायर मैनेजमेंट टू डिसाइड एंड कम अप विद अ प्लान बेस्ड ऑन द करंट एंड हिस्ट्री डेटा। तो बिजनेस इंटेलिजेंस यूज किस पे होता है? डेटा वेयर हाउस के ऊपर, जहां पे आपकी रिपोर्ट्स बनती है, आपकी टीम में से कोई होगा, और आजकल तो टूल ऐसे भी आ रहे हैं कि जहां पे जो एंड यूजर्स हैं वो डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, किसी डेवलपर की जरूरत नहीं होती है। बट जो बेसिक टूल्स हैं उनमें डेवलपर की जरूरत होती है, जिसको हम बोलते हैं BI डेवलपर, जो कि आपके लिए हाई मैनेजमेंट को रिक्वायरमेंट देता है कि मुझे लास्ट 6 मंथ का डेटा दिखाओ इस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, इस प्रोडक्ट ने क्या क्या किया लास्ट 6 मंथ में, ओके। तो वो जो BI डेवलपर होता है वो एक रिपोर्ट बनाएगा, वो डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा डेटा वेयर हाउस से, वो कोई भी BI का टूल यूज करेगा, इसमें BI में बहुत सारे टूल होते हैं, वो कोई यूज करेगा, वो एक अच्छी से रिपोर्ट बनाएगा जो कि अपने हाई मैनेजमेंट को सेंड करेगा उसको, और वो उस पर डिसीजन ले पाएंगे कि ये डेटा मेरा प्रोडक्ट है या जो मेरा
कंपनी में जो चल रहा है वो क्या है एक्चुअली, ठीक है। इट अलाउज टू डू एनालिसिस इन रियल टाइम। तो अभी रियल टाइम में जो बेसिक ETL टूल्स हैं वो रियल टाइम एनालिसिस नहीं करते हैं, बट इन फ्यूचर और अभी भी चल रहा है, मतलब कुछ एप्लीकेशंस हैं जो रियल टाइम एनालिसिस भी सपोर्ट करती है, जहां पे आपने OLTP सिस्टम्स में कुछ ट्रांजैक्शन आई और वो इमीडिएटली आपके डेटा वेयरहाउस में आई और आपने इमीडिएटली वो जो ट्रांजैक्शंस हैं या जो इवेंट है या जो एक्टिविटी है वो आपको रिपोर्ट में दिख रही है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है कि इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशन, मैंने आपको दिखाया ये पिक्चर देखिए आप, क्या होता है कि इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशन। अब एक एग्जांपल लेता हूँ, प्रोजेक्ट्स 20, इसका एक सिंपल मीनिंग हो रहा है, अगर मैं इसको डैशबोर्ड बोलते हैं, सॉरी इसको डैशबोर्ड बोलते हैं। और जो आप जो स्मॉल बॉक्सेस देख रहे हैं, ये जो आप डोनेट चार्ट देख रहे हैं, ये पाई चार्ट है, ये लाइन चार्ट है, इनको रिपोर्ट्स बोलते हैं। तो हमने मल्टीपल रिपोर्ट्स बना के हमने एक डैशबोर्ड बना लिया। इसको आप लिंक कर सकते हैं अपने कार के डैशबोर्ड्स पे। तो कार के डैशबोर्ड पे आप देखते हैं स्पीडोमीटर होता है, एक ऑयल के लिए मीटर होता है, एक हीट के लिए मीटर होता है। तो सबको मिला के हम बनाते हैं डैशबोर्ड। ऐसे ही ये भी IT वर्ल्ड में या बिजनेस इंटेलिजेंस वर्ल्ड में भी इसको आप डैशबोर्ड ही बोलते हैं, जहां पे आप मल्टीपल रिपोर्ट्स प्लेस करते हैं। अब अगर इसको हायर मैनेजमेंट, आप एक पिक्चर देख रहे हैं, लेफ्ट साइड में एक टेबल है, एक एक्सेल फाइल देख रहे हैं, हायर मैनेजमेंट इसको देखेगा तो ज्यादा कॉन्फिडेंस में आएगा, या जो राइट साइड में देखेगा तो ज्यादा कॉन्फिडेंस में आएगा। लेफ्ट साइड डेटा उसके लिए यूजफुल नहीं रहेगा, क्योंकि राइट साइड में जो दिख रहा है वो बहुत अट्रैक्टिव है और क्लियर है कि क्या चल रहा है। इससे इसको देखेंगे तो अपन बोलेंगे कि कितने एफर्ट्स यूज हुए हैं 18K, कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं 20, कितने एफर्ट्स कंप्लीटेड हो चुके हैं 6595, कितने रिमेनिंग रहे हैं 11 के। तो ये जो आप इंफॉर्मेशन देख रहे हैं ये रिपोर्टिंग के थ्रू आती है, और जो कि वेरी बेसिक रिपोर्टिंग है और वेरी क्लियर कट रिपोर्टिंग है। डेटा यहाँ पे जो होता है वो सारा होता है कंसोलिडेटेड डेटा होता है। डेटा हिस्ट्री होती है इसके अंदर, मैंने बताया था आपको कि आप इसमें ईयर वाइज डेटा देख सकते हैं, मंथ वाइज डेटा देख सकते हैं, अगर आपने डेटा वेयरहाउस में स्टोर किया है तो, ठीक है। इसमें कुछ टर्म्स यूज होती हैं BI के अंदर, फिल्टर्स, जो आप यहाँ पे फिल्टर यूज कर सकते हैं रिपोर्ट में, सॉरी इसके अंदर कि मुझे कौन से मंथ का डेटा देखना है, कौन से प्रोडक्ट के लिए डेटा देखना है। और फैक्ट्स एंड डायमेंशंस, ये बहुत अच्छी टर्म्स है जो कि BI में टूल होती है। एंड देन आप इन रिपोर्ट को शेड्यूल कर सकते हैं कि हर सुबह 6 बजे या 8 बजे या एज पर द रिक्वायरमेंट ये रिपोर्ट मेरे हायर मैनेजमेंट के ईमेल पे जानी चाहिए, या उसके लैपटॉप पे जानी चाहिए, या उसके मोबाइल में जानी चाहिए। तो अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेनेवर योर हायर मैनेजमेंट इन रिपोर्ट को देखेगा तो वो इमीडिएटली वो ही कैन डिसाइड कि हमें ये प्रोडक्ट कंटिन्यू करना चाहिए। ऐसा नहीं कि इमीडिएटली डिसाइड करना पड़ेगा उसको, बट ऐसे इवेंट भी आते हैं जहां पे उनको डिसीजन लेने होते हैं इमीडिएटली और इन फ्यूचर। तो बिजनेस इंटेलिजेंस रिपोर्ट का एक फायदा होता है कि आप इनको डिलीवर कर सकते हैं मोबाइल में, लैपटॉप में या ईमेल पे कहीं भी, ठीक है। यूजेस है उसको डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग मींस माइन करना डेटा को समझना। आपका जो डेटा स्टोर हो रहा है OLTP सिस्टम्स में, और जो आपने डेटा वेयरहाउस में स्टोर कर लिया है उसको समझना, उस पर रिपोर्टिंग करना और प्रिडिक्शन करना, प्रिडिक्टिव एनालिसिस। आई थिंक दिस इज व्हाट आई वांट टू डिस्कस टुडे। हाँ, अब आता है स्कोप एंड एंट्री। तो मैंने अभी तक डेटा वेयरहाउस, ETL एंड BI डिस्कस किया। अब स्कोप इसका क्या है और एंट्री कैसे मिल सकती है उसमें। तो बेसिक डिग्री, अभी क्या हो रहा है कि कंपनीज डिग्री जरूर देखती है। ऐसे केसेस हमने देखे हैं कि उसमें BA वाले भी ये जॉब कर रहे हैं, BSc वाले भी जॉब कर रहे हैं, बट आई बिलीव कि जब वो एंटर किया उन्होंने कंपनी में, उससे पहले उनको IT का अच्छा नॉलेज था और उन्होंने कहीं से कहीं कोई कोर्स कर लिया था, और जो एक्सपीरियंस था उन्होंने कवर किया था कि हमने इस कंपनी में जॉब किया है और ये मैंने डिग्री की है। तो बेसिक IT नॉलेज चाहिए आपको इसमें एंटर करने के लिए। एंटर मींस आपको जब इसका ट्रेनिंग स्टार्ट करनी हो उसके लिए। ऐसा नहीं कि आपको मैं बोल रहा हूँ एंट्री का मतलब कंप्लीमेंट्री तब होगी जब आप इस टूल को, इस एप्लीकेशन को समझेंगे थॉरोली, आप उस मास्टर बनेंगे, तब आपकी एंट्री की बात तब आएगी। उसमें आपको बेसिकली मैं बोलूँगा अगर आपको IT की नॉलेज है तो 6 मंथ मिनिमल, और मैक्सिमम तो आपके एफर्ट पे डिपेंड करता है कितना टाइम लगेगा। इसमें मैंने बताया कि कोडिंग की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती इसमें। आपको जावा, C++,
आपको कोड नहीं लिखने होते हैं, आपके लिए एक टूल्स होते हैं। अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे यूआई मींस फ्रंट एंड टूल्स बन गए हैं जहां पे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है, बट यूजिंग योर माइंड। ओके, ऐसा नहीं कि कुछ ना कुछ भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं, बट आपके एज पर आपका लॉजिक आपको ड्रैग एंड ड्रॉप से आप काम कर सकते हैं। क्रिएटिव माइंड्स डेफिनेटली ये होना चाहिए। एसक्यूएल नॉलेज मींस मैं जब बात करता हूँ डेटा की, डेटा आपका डेटाबेस में स्टोर है। डेटाबेस में किस वे में स्टोर होता है? टेबल वे में, टेबल में जहाँ पे आपके कॉलम होते हैं, जहाँ पे रोज होती है, ठीक है। उसको रिट्राइव करने के लिए जो एक टूल होती है, एक बेसिक टर्म्स है, वो सभी कंपनीज के लिए सेम है। एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, क्यूरी करना आपके डेटाबेस के ऊपर। तो उसकी बेसिक नॉलेज आपको, नॉट बेसिक नॉलेज, बेसिक तो स्टार्ट करने के लिए है, बट आपको उसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि आप उस डेटा के साथ प्ले कर पाओ, आप इस टेबल को उस टेबल से ज्वाइन कर पाओ। आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको 4 टेबल ज्वाइन करनी है, आपको एक एम्प्लॉय की टेबल है, एक आपको अकाउंट की टेबल है, एक आपको सेल्स की टेबल है, आप सबको डेटा टेबल को ज्वाइन कर पाओ, आप किसी के लिए फिल्टर यूज कर पाओ। तो ये नॉलेज बहुत जरूरी है आपको। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज बोलते हैं, और एसक्यूएल की नॉलेज बहुत जरूरी है आपको। जो पहला टॉपिक था हमारा बिग डेटा वर्ल्ड इज ह्यूज। मैंने बोला कि डेटा की ग्रोथ इतनी फास्ट हो रही है कि उसको मैनेज करने के लिए भी बहुत लोग चाहिएंगे, और बिकॉज ऑफ दैट स्कोप इज अनलिमिटेड। एंड लास्ट चीज, क्लाउड में जो एप्लीकेशंस आ रही हैं डेटा वेयरहाउस के लिए, ईटीएल के लिए या बीआई के लिए, अगर जो लोग बिल्कुल न्यू है उनके लिए भी अच्छा है, और जो एक्सपीरियंस है उनको और डिटेल में जाना है बीआई ईटीएल में, तो उनके लिए क्लाउड की जो एप्लीकेशन जो मैंने नाम बताई थी, जैसे AWS के लिए है, एज्योर के लिए है, और गूगल क्लाउड के लिए है, इनमें भी डेटा वेयरहाउस की एप्लीकेशंस हैं, सर्विसेज हैं, वो उनके लिए फ्यूचर अच्छा है। स्टार्टिंग सैलरी अगर आप 1 और 2 ईयर के एक्सपीरियंस में जाते हैं तो आई थिंक 4 to 5 लाख पर ईयर। ओके, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, जैसे आप एक्सपर्टीज गेन करते हो इस फील्ड में, मल्टीपोल हो सकती है वो सैलरी। आई थिंक दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग। या अच्छा, थैंक यू, आपने एक्चुअली तरह से कवर किया। सो इम्पोर्टेंट इस टॉपिक का हमारा लेने का मकसद ये भी था कि इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि नॉन टेक्निकल जो नॉन प्रोग्रामिंग वाले बच्चे हैं जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, दीपेंद्र साहब प्रेजेंटिंग बंद कराओ आप, तो उनका दिखेगा अंदर से। ठीक सर, ठीक है। तो हम वही कोशिश कर रहे हैं कि टेक्निकल वाला बंदा तो उसके पास तो अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन जैसे नॉन टेक्निकल वाले बंदे क्या कर सकते हैं, क्या बच्चे किस फील्ड्स को चूज कर सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द गुड फील्ड जिसमें जो बच्चों ने बीटेक किया, मतलब आजकल वैसे हो ही गया है कि बीटेक होता है तो थोड़ा एंट्री इजी हो जाती है। तो इसमें कुछ टूल्स हैं जो आपको सीखना है, जैसे ETL है, BI के टूल्स हैं, वो आपको सीखना है। मैं दीप से आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सेशन के बाद है ना कुछ वीडियो लिंक्स है ना फेसबुक वाले पेज पर डाल दें, ताकि लोग आप समझ सके तो अच्छा ये टूल कैसे काम करते हैं। तो बेसिक दीक्षा ने पूरा मतलब बताया कि भाई कुछ डेटा सोर्सेज हैं, उन डेटा सोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके आप डेटा वेयर हाउस में डालते हैं, और डेटा वेयर हाउस से आप रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं, है ना, जैसे उन्होंने बोला कि डैशबोर्ड। तो उसको देख के मैनेजमेंट डिसीजन लेती है कि भाई अच्छा हमें कहाँ और इम्प्रूवमेंट करने हैं, कहाँ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कहाँ अच्छा हो रहा है, ये सब चीजें मैनेजमेंट लेती है। तो अब क्या डेटा से निकालना है, क्या नहीं देना, वो रिक्वायरमेंट्स होती है, वो मैनेजमेंट कहती है भाई अच्छा मुझे नाम भी चाहिए, मुझे उस बंदे की सेल्स भी चाहिए, उस रीजन में भी चाहिए, ऐसे उनको रिक्वायरमेंट्स आती रहती है। आप तो ये बहुत ही अच्छी फील्ड है। सबसे अच्छी बात है इसमें कुछ ही टूल्स हैं, आप 1-2 टूल्स को भी मास्टरी करोगे, आपकी मतलब आपको इस डोमेन में बस आपको वो 2-3 टूल्स यूज करेंगे, और आपको सिमिलर कोई भी नया टूल आता है तो आप इजीली उसको ग्रैब कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी चीज है कि नॉन प्रोग्रामिंग है ना, और अगर आप थोड़े से ये टूल्स वगैरह पर वर्क कर लें, थोड़ा सा सीख लें, और किसी को जैसा हम हर बार रिक्वेस्ट करते हैं, हम skf.tech@gmail.com पर आप किसी को ऐसा लगता है कि हाँ यार ये मेरे लिए फील्ड अच्छी है,
तो वो हमें मेल्स डाल दे। इस पर जी हमारी ये जो साइट है मेल आईडी है skftech@gmail.com। आप इस पर हमें रिक्वेस्ट डाल दें। हम हमेशा उनको देखते रहते हैं कि किसी की कोई रिक्वेस्ट आई है, हमें कोई बात करनी होती है तो हम उससे बात भी करके बता देते हैं, अच्छा इसमें आपको अगर डिटेल में जाना है तो कैसे जा सकते हैं, किससे संपर्क कर सकते हैं। तो आप हमें उस पर संपर्क करें और आगे हम आपको प्रोसेस बता देंगे कि आपको आगे कैसे कैसे स्टेप्स लेने हैं। और इसके जो भी डिटेल्स हैं हम जो फेसबुक पेज पे जो लाइव चल रहा है उस पर और डिटेल्स डाल देंगे, ताकि किसी को और डिटेल में एक बार देखना है तो दे कैन गो एंड सी दोस वीडियोस, और उससे उनको पता चलेगा कि हाँ यार ये जा सकते। लेकिन दिस इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, इजी टू लर्न है, थोड़ा से टूल्स हैं उनको थोड़ा सा आपको ढंग से आप करेंगे तो इट इज इजी टू एंटर इन दिस वे। और सर्विस वगैरह भी अच्छी है, एक मतलब जॉब ढूंढने वाले बच्चों के लिए 3 लाख से लेके 5 लाख के, तो वो सब चीजें। और जैसे ही आप एक्सपीरियंस है, दीक्षा का एग्जांपल है बहुत अच्छा, उन्होंने शायद 1-2 साल ही मतलब यहाँ पर काम किया था स्टार्टिंग में, फिर उनका ऑन साइट ही चले गए, वो एक बार ऑन साइट गए तो वापस ही नहीं आ रहे, तो ऐसा है। तो बहुत ही अच्छी प्रोमिसिंग फील्ड है। तो किसी को कुछ क्वेश्चंस हो, किसी को कुछ क्वेरीज हैं, हमें इस मेल आईडी पर आप संपर्क कर सकते हैं और हम आगे आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। जो भी हमारे तरफ से कुछ हो पाएगा वो हम जरूर आपको हेल्प करेंगे। रमेश साहब आपको ठीक नरसा, ठीक है। जो टेक्निकल बातें सब बता दी, ये भी बता दिया कि इसमें बहुत ज्यादा कोई उसकी आवश्यकता नहीं। यदि आप थोड़ा बहुत भी टेक्निकल नॉलेज जानते हो और आपकी रुचि है तो इस क्षेत्र में आप आसानी से आगे बढ़ सकते हो। और हमारे पास दीपेंद्र सिंह जी का उदाहरण है कि मेरे नंबर में तो 6 भी इनके नाम ही दीपेंद्र सिंह लंदन करके लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो लंदन वाले दीपेंद्र सिंह जी। तो वहां जाके भी आगे काम करके आगे वापस यहाँ भी आ गए, यहाँ भी सेट हो गए। तो इस तरीके से खूब सारी संभावनाएं हैं। सभी लोग यदि इस विषय में काम करें, जो जिनकी रुचि है और जिनको और ज्यादा जानकारी चाहिए, जैसे बार बार नरेंद्र सिंह जी बता रहे हैं कि इतना अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लोग अपने आप को हमारी हेल्प करने के लिए सदैव तैयार हैं। आप उस पर मेल करें तो और ज्यादा इसमें और ज्यादा फर्दर नॉलेज होगी, उसकी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, देवसा कुछ कहना है? हाँ, पिछले कुछ दिनों में जो ईमेल्स आई है उसका थोड़ा समराइज कर देता हूँ। तो जनरली 2 तरह की ज्यादा क्वेरी आई है। कुछ लोग जो बीटेक फाइनल ईयर में है उनकी क्वेरीज आई है कि अब क्या करना चाहिए। तो उनके लिए वही सजेशन है, जो भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है आपने उसके वापस रिवाइज करो। कोविड का टाइम है, घर पे हैं सब लोग, और एनालिटिकल स्किल्स होती है जिसके लिए पेपर आता है, वो भी तैयार करो, जो रीजनिंग बोलते हैं अपन नॉर्मल। और तीसरा थोड़ा लिनक्स और एसक्यूएल भी पढ़ लो साथ में। तो जब भी थोड़ी सिचुएशन नॉर्मल होगी तो कंपनीज में प्लेसमेंट अच्छा हो जाएगा। और दूसरी क्वेरी आ रही है वो नॉर्मली कि अब क्या करें। तो जो जिसने बीए किया है, बीएससी किया है, वो कैसे एंट्री हो। तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं और आने वाले समय में एक वेबिनार करेंगे जिसमें उनके लिए भी क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे कि किसी ने बीए किया तो अब वो क्या कर सकता है, तो उसके लिए हम तैयार कर रहे हैं मटेरियल। क्योंकि हमको सबको काफी टाइम हो गया है कॉलेज वगैरह छोड़े, तो अभी ज्यादा टच में नहीं है। तो एक परफेक्ट इंफॉर्मेशन निकाल के थोड़ा प्रेजेंट करेंगे हम लोग, तो उस पर थोड़ा काम चल रहा है। ठीक है देव सर, ठीक नरसा, और कोई बात? थैंक यू सर, बस बढ़िया है। ठीक है, वापस हम मिलते हैं। ठीक है, अगले सैटरडे को फिर मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू। ठीक साहब, जय सिंह शक्ति, जय सिंह शक्ति। जय सिंह।